All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Remaining students join the class quick fast. Okay. So let's start the lecture. So I will share the screen. Okay. In previous class we have to study about the various Okay. So in previous class we have to study about the various types of frequency band for the communication: VLF, LF, medium frequency band, high frequency band, VHF band, UHF band, SHF band. These are the frequency band are allocated for the communication. Okay. अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या अपन स्टडी करी थी कि AM बैंड और FM बैंड, ये दो इंपॉर्टेंट है एनालॉग कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. So AM band is related for the frequency range is the 540 to 1650 kilohertz. Okay, and these frequency band, the frequency range is present during the medium frequency band. Medium frequency band की range क्या है? 300 to 3 megahertz. Okay, so this one range is present in the medium frequency band. So AM is related to medium frequency band, and second one is the FM. FM is the range 88 to 108 megahertz that is present in VHF band. VHF band की frequency range क्या है? 30 to 300 megahertz. Okay, so 88 to 108 megahertz is present in this one band. So FM is related to VHF band. Okay, और overall ये कहां से कहां तक रहेगा? VLF से लेके कॉस्मिक रेज से. और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है? माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी बैंड कहां से कहां तक प्रेजेंट है? 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 40 गीगाहर्ट्ज तक. तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि एएम कौन सी रेंज का होगा? किलोहर्ट्ज का. किस बैंड में रिलेटेड रहेगा? मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड में. एफएम किस रेंज का है? मेगाहर्ट्ज का, 10⁻⁶ का. किस फ्रीक्वेंसी बैंड में रहेगा? वीएचएफ में. और माइक्रोवेव बैंड कौन से रेंज के हैं? गीगाहर्ट्ज रेंज के. ओके, ये इसका फाइनल कंक्लूजन आया. और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि बाय द वे ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड अपन देख रहे हैं यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी बैंड की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ पे होंगी वो अपन ऑब्जर्व करें. तो एलएफ बैंड है, लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड है, वो कहाँ पे काम आएगा? लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, दैट इज द मरीन कम्युनिकेशन. जो मरीन है ना, सबमरीन जो अपन सी में देखते हैं, सो सबमरीन कम्युनिकेशन विल बी यूजिंग दिस वन एलएफ फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर कम्युनिकेशन. फर्स्ट एप्लीकेशन. सेकंड एप्लीकेशन क्या है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग बैंड फॉर मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड. अब ये नेशनल ब्रॉडकास्टिंग का मीनिंग क्या रहेगा? जैसे अपन गांव में या जैसे ऐसा रेंज या ऐसा एरिया इंडिया में जहाँ पे इजीली टावर या इजीली कम्युनिकेशन प्रेजेंट नहीं है, पर वहां पे भी अपन गांव जैसे गांव वाले एरिया में देखते हैं, वहां भी जो पीपल्स हैं वो क्या है, जो रेडियो पे, जैसे रेडियो होता है ना, उस रेडियो पे विविध भारती, आकाशवाणी वो इजीली सुन सकते हैं. पर एफएम को अपन नहीं सुन सकते हैं. जैसे यहाँ जयपुर वाला एफएम है तो अपन भीलवाड़ा में नहीं सुन सकते, अजमेर वाला है तो अपन भीलवाड़ा में नहीं सुन सकते. तो एक्चुअली क्या है कि जो मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड है, मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड एक्चुअली किस रेंज का है? किलोहर्ट्ज रेंज का. मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड किसका है? किलोहर्ट्ज रेंज का. जैसे यहाँ देख रहे थे ना एएम में, तो एएम जैसे विविध भारती है, आकाशवाणी है, उसको अपन वर्ल्ड वाइड इंडिया में कहीं भी अपन सुन सकते हैं. So that's why it is known as the National Broadcasting Band. National Broadcasting Band, that means that in overall in every area of in India we can listen and we can broadcast the particular signal. So that's why the AM is related to medium frequency band, है ना. AM में जैसे अपन देखते हैं विविध भारती हुआ, आकाशवाणी हुआ, तो वो अपन जहाँ गांव में भी सुन सकते हैं. तो ये क्या है? वर्ल्ड वाइड अपन जो अपन वर्ल्ड इंडिया में कहीं भी एरिया में किसी भी रेंज में अपन इसको इजीली सुन सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग बैंड. ओके, नेक्स्ट आया एचएफ, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड. इट इज यूजिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन.
नेक्स्ट इज द VHF। VHF में कौन सा आएगा? टीवी। टीवी में कौन सा? दूरदर्शन, DD1, DD2, DD3। और कौन सा आ सकता है? FM। VHF में कौन सा आएगा? FM बैंड आया। और नेक्स्ट कौन सा? एविएशन, जैसे एरोप्लेन है और अपने फ्लाइट्स हैं, इनमें जो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के लिए कौन सा बैंड काम में लेंगे? VHF बैंड। ओके। नेक्स्ट द UHF इज द शॉर्ट डिस्टेंस रडार कम्युनिकेशन। radar communication related to UHF band. SHF band for satellite communication. SHF for long distance radar communication and satellite communication. And point to be remember is that satellite communication can work in UHF and SHF band. तो ये सारे बैंड्स की क्या है? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी रेंज कम होती है। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स। ओके, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं इसकी। नेक्स्ट है, अब अपन इससे यूनिट फर्स्ट का जो मेन सेक्शन है मॉड्यूलेशन, उसके अपन स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। मॉड्यूलेशन प्रोसेस। अब मॉड्यूलेशन प्रोसेस के क्या एडवांटेज हैं, व्हाई वी आर रिक्वायर्ड द मॉड्यूलेशन, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। सो व्हेन कंसीडर दैट कि भीलवाड़ा में अपन ने एक ट्रांसमीटर सेक्शन बनाया और भीलवाड़ा से अपन कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, कहां तक? चित्तौड़ तक। तो भीलवाड़ा से सिग्नल ट्रांसमिट करना है, चित्तौड़ में रिसीवर करना है। सो वी हैव टू एस्टेब्लिश द टू सेक्शन। ट्रांसमीटर सेक्शन कहां बनाया? भीलवाड़ा में। रिसीवर सेक्शन कहां बनाया? चित्तौड़ में। सिग्नल कहां से कहां ट्रांसमिट करना है? भीलवाड़ा से चित्तौड़ में, है ना। और सिग्नल कैसे ट्रांसमिट करना है? फ्री स्पेस में, फ्री चैनल से, है ना। तो चैनल क्या हो गया? फ्री स्पेस। ओके। ट्रांसमीटर क्या हो गया? भीलवाड़ा। रिसीवर क्या हो गया? चित्तौड़। क्लियर। अब जैसे अपन सिग्नल ट्रांसमिट करें, सिग्नल ट्रांसमिट करा, एंटीना काम में लिया, एक एंटीना अपन ने लगाया भीलवाड़ा में और भीलवाड़ा से एंटीना के थ्रू अपन ने सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया फ्री स्पेस में। और सेम एंटीना अपन ने कहाँ लगाया? रिसीवर एंटीना कहाँ कनेक्ट करा? चित्तौड़ में। अब जैसे अपन सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे तो फ्री स्पेस या चैनल में कौन कौन सी फैक्टर प्रेजेंट रहेगा? कौन सा फैक्टर प्रेजेंट रहेगा? नॉइज, है ना। नॉइज प्रेजेंट रहेगा। सिग्नल या इंफॉर्मेशन अपन ने ट्रांसमिट करी, नॉइज ने इंटरफेयर करा फ्री स्पेस या चैनल में, और नॉइज और सिग्नल के इंटरफेयर वाला जो पार्ट है वो कहां रिसीव हुआ? चित्तौड़ पे। इज इट क्लियर। नॉइज कैसे जनरेट होगी? फैक्ट्री से जनरेट हो सकती है, एटमॉस्फेयर से जनरेट हो सकती है, व्हीकल से जनरेट हो सकती है। तो दीज आर द फॉर्म ऑफ नॉइज आर जनरेटेड ड्यूरिंग सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम भीलवाड़ा टू चित्तौड़। ठीक है। सो अब जैसे सिग्नल में अगर कोई नॉइज इंट्रोड्यूस हो गई है तो सिग्नल क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। सिग्नल डिस्टॉर्ट होगा तो प्रॉपर सिग्नल रिसीव नहीं हो पाएगा चित्तौड़ पे। तो इस नॉइज इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए और सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, दोनों फैक्टर है कि नॉइज को रिड्यूस करना है और सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव या इंक्रीज करना है। तो इस पर्पज के लिए जो टेक्निकल टर्म अपन काम में लेंगे, दैट्स आर नोन एज द मॉड्यूलेशन। By using the modulation process, the strength of the signal is increased and the effect of noise will be reduces. So that's why we have to using the modulation process. Clear हुआ? एक एग्जांपल तो ये। दूसरा एग्जांपल अपन ये लें कि जैसे किसी पर्सन को अपने को भीलवाड़ा से चित्तौड़ भेजना है, तो एक पर्सन को तो अपन ने कहा कि भाई आप वॉक करते हुए या दौड़ते हुए आप वहां तक पहुंचो, है ना। एक पर्सन को कहा कि टू रीच द चित्तौड़ बाय वॉकिंग प्रोसेस, एंड दूसरे को अपन ने कहा कि भाई तुम्हें हम एक बाइक दे रहे हैं और बाइक से आपको भीलवाड़ा से चित्तौड़ पहुंचना है। तो फास्ट कौन सा पहुंचेगा? जिसके पास बाइक है ना। तो बाइक से क्या होगा कि वो फास्ट पहुंचेगा और प्रोसेसिंग भी फास्ट होगी। तो बाइक एक्चुअली क्या हो गया? मॉड्यूलेशन हो गया। बाइक को अपन जैसे टेक्निकली अपन इस प्रोसेस को समझे तो बाइक तो क्या है? एक्चुअली मॉड्यूलेशन प्रोसेस है। वो पर्सन क्या है? वो सिग्नल है, सिग्नल है या इंफॉर्मेशन है जो अपने को सेंड करनी है भीलवाड़ा से चित्तौड़ के लिए। ठीक है। तो बाय यूजिंग द मॉड्यूलेशन प्रोसेस उस पर्सन की अपन ने क्या एफिशिएंसी इंक्रीज करी, स्ट्रेंथ इंक्रीज करी, और वो क्या हो गया? फटाफट कहां पहुंच गया? भीलवाड़ा से चित्तौड़। तो अपन इस एग्जांपल से भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब जैसे इसके एक एक टेक्निकल टर्म को स्टडी करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? नीड ऑफ मॉड्यूलेशन।
why we are required the modulation process, why we are needed the modulation technique in particular signal transmission from transmitter to receiver. अब इसमें सबसे पहले इसकी क्यों जरूरत पड़ी मॉड्यूलेशन की, तो फर्स्ट अपन पॉइंट इसका स्टडी करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और बेसबैंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या रहेगी 0 to 3.5 किलोहर्ट्ज, यानी इस वाले उसमें देखें अपन सेक्शन में अल्टीमेटली जो जनरली अपन सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं मॉड्यूलेशन प्रोसेस में वो किस रेंज का रहेगा, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज प्रैक्टिकली कहां से कहां तक रहती है 20 to 20 किलोहर्ट्ज, जो अपन जैसे सुनते हैं ना बाय ईयर, अपन जो भी सिग्नल सुन रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कहां तक रहेगी 20 to 20 किलोहर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडियो सिग्नल इज 20 to 20 किलोहर्ट्ज। जो सिग्नल मेगाहर्ट्ज में रहेंगे दैट्स आर नोन एज द रेडियो सिग्नल, ठीक है ना। इनिशियली अपन दो पार्ट्स में सिग्नल को डिवाइड करते हैं, एक ऑडियो सिग्नल और रेडियो सिग्नल। ऑडियो सिग्नल कौन से हैं, जो 20 to 20 किलोहर्ट्ज वाली रेंज के। जो मेगाहर्ट्ज वाली रेंज के वो कौन से सिग्नल है, रेडियो सिग्नल है। तो जो इंफॉर्मेशन जैसे अपने को सेंड करनी है भीलवाड़ा से चित्तौड़, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी कौन सी रेंज का रहेगा, ऑडियो रेंज का, है ना। तो जो बेसबैंड सिग्नल है, जो बेसिक जो सिग्नल है, जो एनालॉग सिग्नल है, वो कहां से कहां तक की रेंज का रहेगा, 0 से लेके 3.5 किलोहर्ट्ज का। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो बेसबैंड सिग्नल या नॉर्मल जो सिग्नल अपन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल काम में लेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज अपन जनरली कहां से कहां तक लेते हैं, 0 से लेके 3.5 किलोहर्ट्ज तक। और ये एक्चुअली कहां से कहां तक का प्रेजेंट है, ऑडियो रेंज का। ये कौन सी रेंज का है, ऑडियो रेंज का, ठीक है। अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या आएगी, सबसे जो मेन पैरामीटर है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में, कि द हाइट ऑफ एंटीना शुड बी ऑर्डर ऑफ लैम्डा टू लैम्डा बाई 10। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि जो भी अपन टावर पे जो एंटीना बनाते हैं ना, उनकी जो हाइट है वो कौन सी रेंज की रहती है, लैम्डा से लेके लैम्डा बाई 10 रेंज की, है ना। चाहे वो अपन भीलवाड़ा पे लगाएं ट्रांसमीटर एंटीना के लिए, या फिर अपन चित्तौड़ पे लगाएं रिसीवर एंटीना के लिए। तो जो एंटीना की हाइट है इट शुड बी इन ऑर्डर ऑफ लैम्डा टू लैम्डा बाई 10, दिस वन। The height of antenna should be in order of lambda to lambda by 10। और लैम्डा को अपन कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ, लैम्डा इज वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू c by f। c is the speed of light 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड and the frequency is hertz, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जर्व करो जैसे तुम चीज कि अपन अगर फ्रीक्वेंसी 0 से लेके 3.5 किलो हर्ट्ज लें, 0 से लेके 3.5, तो फॉर एग्जांपल जैसे 3 किलो हर्ट्ज का सिग्नल लिया अपन ने, 3 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं भीलवाड़ा से लेके चित्तौड़ के लिए, तो उस केस में हाइट ऑफ एंटीना की कितनी रहेगी, एंटीना की हाइट किस रेंज में रहेगी वो अपन ऑब्जर्व करें। तो लैम्डा अपन ने लिया, लैम्डा इक्वल टू 3 into 10 to power 8 डिवाइडेड बाय 3 किलो हर्ट्ज। 3 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सिग्नल कौन सा लिया अपन ने, 3 किलो हर्ट्ज का। 3 किलो हर्ट्ज रेंज में लेते ही ये कितना आया, 3 into 10 to power 8 डिवाइड बाय 3 into 10 to power 3 दैट इज द 10 to power 5 मीटर। ये कितना हो गया, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर का अपन एंटीना डिजाइन कर सकते हैं क्या, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या 100 किलोमीटर इतना लंबा अपन एंटीना डिजाइन कर लें, नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल। बात आ रही समझ में। तो 100 किलोमीटर का एंटीना बनाने के लिए कितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी, उतना ही ज्यादा वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, है ना। और अपनी प्राइम रिक्वायरमेंट क्या रहनी चाहिए कि जो भी सिस्टम बनाए वो चीप होना चाहिए, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। और इतना बड़ा एंटीना बनाना भी पॉसिबल नहीं है फिजिकली 100 किलोमीटर का। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम से हटने के लिए क्या प्रोसेस अपन ने काम में लिया, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन ने क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि उसने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। जो चीज किलो हर्ट्ज रेंज में थी, जो चीज किलो हर्ट्ज रेंज में थी वो कहां पे ले गया उसको, मेगा हर्ट्ज रेंज में। जो मॉड्यूलेशन से उसने क्या करा, जो चीज किलो हर्ट्ज रेंज में थी 0 से लेकर 3.5 किलो हर्ट्ज रेंज थी, वो उसको कहां ले गया, मेगा हर्ट्ज में। मतलब जो ऑडियो सिग्नल था उस ऑडियो सिग्नल को वो कहां पे ले गया, रेडियो रेंज में। रेडियो रेंज क्या है, मेगा हर्ट्ज वाली रेंज में। अब जैसे मेगा हर्ट्ज वाली रेंज में अपन जैसे देखें इस वाले सेक्शन में, यहाँ देखो तो लैम्डा कितना आया, 3 into 10 to power 8। मॉड्यूलेशन से सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अपन ने कहां तक पहुंचा दी, 3 into 10 to power 6, यानी 3 मेगाहर्ट्ज तक अपन ने मॉड्यूलेशन से बढ़ा दी उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज। उस केस में लैम्डा कितना आया, 3 into 10 to power 8 डिवाइड बाय 3 into 10 to power 6 दैट इज द 100 मीटर। ये पॉसिबल है, 100 मीटर का एंटीना आप बना सकते हो, ये पॉसिबल है, फिजिकली पॉसिबल है।
100 मीटर का एंटीना बना सकते हैं, 100 किलोमीटर का नहीं बना सकते। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस से अपन ने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते लैम्डा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करोगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इस वाले सेक्शन में देखें अपन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करोगे तो लैम्डा क्या हो गया, रिड्यूस, और लैम्डा रिड्यूस हो गए तो एंटीना हाइट क्या होगी, रिड्यूस होगी, ये रिड्यूस हो गई। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला इस सेक्शन को अपन स्टडी करने पे, कि बाय यूजिंग द मॉड्यूलेशन प्रोसेस द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेज। फ्रीक्वेंसी जो ऑडियो रेंज थी उसको अपन कहां ले गए, रेडियो रेंज में ले गए। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई तो लैम्डा रिड्यूस हो गया, लैम्डा रिड्यूस हो गया तो अल्टीमेटली हाइट ऑफ एंटीना भी क्या होगी, रिड्यूस हो गई। समझ में आया ये पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार ये आता है बेटा कि why we are required a modulation process, what are the need of modulation process. So first one point is that by using the modulation process antenna height will be reduces, antenna height will be reduces. First one advantage is the in respect of antenna height. Clear हुआ? Okay. Second one point क्या है इसमें, overlapping, to avoid the overlapping, avoid the overlapping. अब इसको समझो यहाँ, जैसे फ्री स्पेस में अपन कई सारे चैनल प्रेजेंट रहेंगे, कई सारे स्टेशन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अपन ने एक स्टेशन लिया, फर्स्ट स्टेशन लिया F1 फ्रीक्वेंसी बैंड, F1 फ्रीक्वेंसी बैंड का सिग्नल ट्रांसमिट करा उसने चैनल में, ठीक है, फर्स्ट ने ये सिग्नल चैनल ट्रांसमिट कर दिया F1 फ्रीक्वेंसी बैंड का। दूसरा एक और स्टेशन लिया, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड का, F2 का ट्रांसमिट कर रहा है, ये F2 का ट्रांसमिट कर दिया उसने। ये चैनल है, ये फर्स्ट स्टेशन है, ये चैनल है, ये चैनल में उसने ट्रांसमिट कर दिया, पहले ने ट्रांसमिट करा, दूसरे ने ट्रांसमिट करा। अब जैसे अपन इनको ट्रांसमिट कर रहे हैं एक सेम चैनल से, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि F1 छोटा फ्रीक्वेंसी बैंड का है, F2 ज्यादा फ्रीक्वेंसी बैंड का है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये ओवरलैपिंग, ये वाला सेक्शन क्या हो गया, ये ओवरलैपिंग होगी। अब कोई ओवरलैपिंग हो गई, दैट मींस इट इज ए डिस्टॉर्शन। फॉर एग्जांपल एक स्टेशन ने एक गाना ट्रांसमिट करा, दूसरे वाले स्टेशन ने दूसरा गाना ट्रांसमिट करा भीलवाड़ा से। अब चित्तौड़ पे जब दोनों गाने पहुंचे तो दोनों में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग में ना तो पहला गाना आप अच्छे से सुन सकते हो, ना दूसरा वाला गाना अच्छे से सुन सकते हो, कोई चीज समझ में आएगी नहीं आपके। तो ओवरलैपिंग में एक्चुअली क्या हो गया, सिग्नल का डिस्टॉर्शन हो गया, मतलब प्रॉपर रिसेप्शन नहीं हो पाया, प्रॉपर अपन सुन नहीं पाए गाने को। तो इन केस ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन में ओवरलैपिंग को प्रायोरिटी से ये रिमूव करते हैं। जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी रिसर्चर हैं, उनकी प्राइम कंडीशन ये रहती है कि शुड रिमूव द ओवरलैपिंग, शुड अवॉइड द ओवरलैपिंग, को हर हाल में रिमूव करना है। तो ओवरलैपिंग को कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन प्रोसेस। मॉड्यूलेशन प्रोसेस में क्या करेगा, ये जो ओवरलैपिंग, जैसे F1 बैंड है और F2 बैंड है, तो F1 को तो मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं अपन, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मॉड्यूलेशन से क्या करा अपन ने, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया, तो यानी F1 वाले बैंड के सिग्नल को तो पहुंचा दिया F3 पे, F3 पे पहुंचा दिया। F1 वाला तो कहां पहुंच गया, F3 पे, और जो F2 वाला था वो कहां पहुंचा दिया अपन ने, हाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके कहां पहुंचा दिया उसको, F4 पे। तो अब इन दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग दिख रही है क्या आपको, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ये एक इंडिविजुअल बैंड है, ये एक इंडिविजुअल बैंड है। So by using the modulation process, we have to increase the frequency range. So finally, the overlapping of the particular signal will be removed, will be avoided. Is it clear? So by using the modulation process, frequency बढ़ाए, frequency बढ़ाते दोनों बैंड का जो overlapping था वो भी क्या हो जाएगा, remove हो जाएगा। Is it clear? ये second advantage हो गया। अब तीसरा एक और एडवांटेज क्या है, SNR शुड बी इम्प्रूव बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन प्रोसेस। अब SNR एक्चुअली क्या है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। SNR इज द सिग्नल टू नॉइज रेशियो। S क्या है यहाँ पे, सिग्नल क्या है, सिग्नल पावर। ये एक्चुअली जो SNR फैक्टर है ये किस टर्म्स में आता है, पावर के रूप में, पावर के फॉर्म में आएगा। तो S तो क्या है, सिग्नल पावर, और N क्या है, नॉइज पावर। और ये अपन जानते हैं कि नॉइज का इफेक्ट सबसे मिनिमम टू मिनिमम होना चाहिए। नॉइज का इफेक्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो नॉइज पावर को तो रिड्यूस करना है, ठीक है, नॉइज पावर को रिड्यूस करना है, तो SNR अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। नॉइज पावर को रिमूव करना है
और एसएनआर को क्या करना है, इंप्रूव करना है। ये सबसे प्राइम टारगेट रहता है साइंटिस्ट और रिसर्चर का कि एसएनआर को इंप्रूव करो। एसएनआर को इंप्रूव करोगे तो अल्टीमेटली नॉइज इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नॉइज इफेक्ट रिड्यूस होगा तो सिग्नल पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, एसएनआर का एनालिसिस अपन कहां करेंगे, रिसीवर सेक्शन पे। जैसे अपन ने भीलवाड़ा से कोई सिग्नल भेजा और चित्तौड़ पे जाके रिसीव हुआ, तो चित्तौड़ में जो सिग्नल रिसीव हुआ उसी में नॉइज प्रेजेंट रहेगी। भीलवाड़ा में तो कोई सिग्नल में नॉइज है नहीं। जैसे ही सिग्नल को अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं तो जो फ्री स्पेस है या फ्री जो डिस्टेंस है भीलवाड़ा और चित्तौड़ की, वहीं पे उसमें नॉइज इंक्लूड होगी। और नॉइज इंक्लूड होने के बाद फाइनल सिग्नल कहां रिसीव होगा, चित्तौड़ पे। तो SNR will be analysis at the receiver section always। ट्रांसमीटर पर SNR को कैलकुलेट नहीं करते, SNR को कैलकुलेट कहां करेंगे, रिसीवर सेक्शन पे, क्योंकि वहीं पर नॉइज का इफेक्ट पता पड़ेगा अपने को। इज इट क्लियर? तो ये ट्रांसमीटर था, ये चैनल है, फ्री स्पेस चैनल है, ये रिसीवर पे रिसीव हो गया सिग्नल, और SNR के कैलकुलेशन कहां करी अपन ने, रिसीवर सेक्शन पे। तो अब होगा क्या कि बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन प्रोसेस, अब जैसे जैसे समझो कोई सिग्नल था 10 किलोहर्ट्ज का, ठीक है, और नॉइज है 50 किलोहर्ट्ज की, तो 50 किलोहर्ट्ज ज्यादा है, 10 किलोहर्ट्ज कम है, तो ज्यादा से ज्यादा नॉइज उस पर डिस्टर्ब करेगी उसको, सिग्नल को। अब बाय द वे 10 हर्ट्ज का जो सिग्नल है 10 किलोहर्ट्ज वाले को अपन 10 मेगाहर्ट्ज पे ले जाएं मॉड्यूलेशन से, तो 10 मेगाहर्ट्ज के रेस्पेक्टिव जो 50 किलोहर्ट्ज है वो बहुत कम है, तो नॉइज का इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। सो बाय यूजिंग द मॉड्यूलेशन प्रोसेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर सिग्नल इज इंक्रीजेस, तो नॉइज इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो बाय यूजिंग द मॉड्यूलेशन प्रोसेस अपन ने उसकी स्ट्रेंथ को क्या करा, इंक्रीज करा, उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो जैसे अपन ने इंक्रीज करा तो नॉइज का इफेक्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो नॉइज का इफेक्ट रिड्यूस हुआ तो अल्टीमेटली एसएनआर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया। ये तीन बेसिक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूजिंग द मॉड्यूलेशन प्रोसेस, क्योंकि जो भी अपन स्टडी करते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, कोई रीजन रहेगा। मॉड्यूलेशन करना है तो क्यों करना है, उसके क्या एडवांटेज है, तो उसके ये एडवांटेज है कि मॉड्यूलेशन से एंटीना हाइट रिड्यूस हो गई। दूसरा एडवांटेज क्या हो गया कि उसकी जो ओवरलैपिंग आ रही थी, नंबर ऑफ स्टेशन या नंबर ऑफ चैनल की जो इंटरफेरेंस या ओवरलैपिंग थी, वो ओवरलैपिंग को रिड्यूस कर दिया। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ कि जो रिसीवर सेक्शन का एसएनआर था उसको इंक्रीज कर दिया, उसको इंप्रूव कर दिया। So these are the basic advantage for the modulation process. That's are the need of modulation. ये पॉइंट क्लियर हुआ, फर्स्ट सेकंड पॉइंट थर्ड, ओके। अब आएगा नेक्स्ट, पीपीटी क्या रिप्रेजेंट करेगी इसमें, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन है एएम और एंगल मॉड्यूलेशन। अब तुम ये बताओ कि जब अपन एनालॉग कम्युनिकेशन की स्टडी कर रहे हैं तो एनालॉग कम्युनिकेशन में सिग्नल कौन सा है, ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये अपन ने कोई साइनसोइडल सिग्नल लिया, x ऑफ t इक्वल्स टू 10 sin 100t प्लस थीटा, ये कोई सिग्नल ले लिया, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। अब इसमें कितने इंपॉर्टेंट पैरामीटर आएंगे। पहला पैरामीटर तो ये इसका एम्पलीट्यूड है 10 वोल्ट का। जैसे कोई वोल्टेज सिग्नल ले लिया अपन ने, वोल्टेज वेवफॉर्म ले ली, तो 10 वोल्ट तो क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया। 100t क्या हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी हो गई 100t, ओमेगा टी बोलते हैं ना इसे, 10 sin ओमेगा टी, तो 100t तो क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। और थीटा क्या आ गया, इसका फेस आ गया। थीटा क्या है, इसका फेस। तो अल्टीमेटली इसमें कितने पैरामीटर निकल के आए, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेस। मतलब अगर इस सिग्नल में मॉड्यूलेशन करना है मुझे, इसमें चेंजेस करना है, तो कौन कौन से पैरामीटर से मैं छेड़खानी कर सकता हूँ या किसमें वेरिएशन कर सकता हूँ। इसके एम्पलीट्यूड में चेंज कर सकता हूँ, एम्पलीट्यूड बढ़ा दूं इसका मैं, या इसके फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दूं, या इसके फेस में चेंज कर दूं। तो जब अपन इसके एम्पलीट्यूड में चेंज करेंगे तो कौन सा मॉड्यूलेशन बनेगा, एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। जब अपन इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे तो कौन सा बनेगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम। और जब इसकी फेस में चेंज करेंगे तो कौन सा बनेगा, फेस मॉड्यूलेशन। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं ना, फेस और फ्रीक्वेंसी को कंबाइन फॉर्म में एक्चुअली क्या बोलते हैं, एंगल मॉड्यूलेशन। मतलब जब अपन एफएम और पीएम को कंबाइन फॉर्म में क्या बोलेंगे, एंगल मॉड्यूलेशन। और एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्टिव क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे सिग्नल में चेंजेस करेंगे, जैसे जैसे सिग्नल में वेरिएशन कर सकते हैं, उसी के रेस्पेक्टिव मॉड्यूलेशन को डिफाइन करना है। एम्पलीट्यूड में चेंज करा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बनेगा। फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बनेगा।
फेस में चेंज करेंगे, फेस मॉड्यूलेशन बनेगा। अब जैसे इस सिग्नल में, जो सिग्नल में एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसका tan sin 100t प्लस थीटा है, तो 10 वोल्ट तो क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया। फ्रीक्वेंसी अपन कैसे निकालते हैं, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी है, ओमेगा कितना है 100 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की यूनिट क्या रहेगी, रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा इज द 100 रेडियन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा 2 पाई एफ, तो ओमेगा एफ क्या हो गया 100 ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई, या 100 डिवाइड बाय 2 पाई हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या रहेगी हर्ट्ज, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। So f equals to omega divided by 2 pi, so 100 divided by 2 pi, और फेस क्या हो गया थीटा, फेस इज द थीटा, ठीक है। तो इनके रेस्पेक्टिव अपन मॉड्यूलेशन को, अब इसी तरह से अपन ने टाइप को डिफाइन करा है। टाइप कैसे आया, एम एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्टिव, एंगल, एंगल में कौन से आया, फेस आ गया, और फ्रीक्वेंसी आ गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड द फेस मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब ये जैसे अपन एएम की एक डेफिनेशन देखते हैं, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब यहाँ पे दो टर्म अपने को स्पेशल सुनाई दी इस डेफिनेशन में, एक तो आया कैरियर सिग्नल वीसी ऑफ टी, वीसी ऑफ टी को अपन कैसे डिफाइन करा, वीसी एम्पलीट्यूड कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, यानी कैरियर सिग्नल लिया जिसका एम्पलीट्यूड तो क्या है वीसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा सी है। दूसरा कौन सा सिग्नल लिया, वीएम, वीएम टी इक्वल्स टू वीएम कॉस ओमेगा टी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसको क्या बोल रहे हैं अपन टेक्निकली, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मतलब दो सिग्नल आ रहे हैं, एक कैरियर सिग्नल आ रहा है, एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ रहा है। अभी मैंने जस्ट तुम्हें एग्जांपल बताया कि किसी पर्सन को अपने को भीलवाड़ा से चित्तौड़ भेजना है और बाइक पे बैठा के भेजना है उसको, तो बाइक पे बैठाने के बाद, बैठाने का मतलब क्या हो गया, मॉड्यूलेशन कर दिया अपन ने, है ना। वो पर्सन क्या है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई सिग्नल है, वो बाइक क्या है, कैरियर है, जैसे साइकिल में कैरियर होता है ना जिसपे पर्सन को बैठा के जाते हैं, तो बाइक तो क्या हो गया कैरियर सिग्नल, पर्सन क्या हो गया इंफॉर्मेशन और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, वो अपन पर्सन को किससे एलोकेट कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन को किससे एलोकेट करते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से। तो उस कैरियर के साथ जो पर्सन अपन ने भेजा हुआ है दैट इज द मॉड्यूलेशन प्रोसेस, वो बाइक तो क्या बनी कैरियर सिग्नल, वो पर्सन क्या बना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब इन दोनों को कंबाइन करके अपन ने कहां पहुंचा दिया, चित्तौड़ पे, तो जो चित्तौड़ पे जो सिग्नल रिसीव हुआ है दैट्स नोन एज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दैट्स नोन एज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मतलब अल्टीमेटली कितनी अपन ने तीन टर्म यहाँ पे पढ़ी, कैरियर सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कैरियर क्या है बाइक, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है पर्सन, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो चित्तौड़ रिसीव हुआ वो कौन सा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। बात आई समझ में। So by using the modulated signal, VC is the carrier signal, VM is the modulating signal, and the combined form में वो क्या बना, modulated signal। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं। आज जो मैंने पढ़ा है उसको पढ़ना, कोई समझना, कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछना। ओके, तो ये अपन इस एग्जाम्पल से या इस तरीके से ही इस कम्युनिकेशन को अपन स्टडी कर सकते हैं और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्लासें मिस नहीं करनी बेटा, अगर आप शुरुआत की क्लासें मिस करोगे तो आगे की क्लासों में समझने में प्रॉब्लम आएगी तुम्हें। जब तुम्हारे एएम समझ में नहीं आएगा ना अच्छे से, तो एफएम और पीएम भी समझ में नहीं आएगा। तो क्लासें मिस नहीं करनी है। कोई डाउट आता है, कोई इश्यू आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, फोन पे भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, है ना। और इसके नोट्स मैंने गूगल क्लासरूम पर डाल दिए हैं, उस गूगल क्लासरूम से आप पढ़ सकते हो। बुक्स मैंने तुम्हें बताई हुई है, बीपी लाठी है, जॉर्ज कैनेडी है, ठीक है ना। थियोरेटिकल पढ़ना है तो जॉर्ज कैनेडी के लिए, और जो मैथमेटिकल एनालिसिस मैं तुम्हें बताऊंगा वो बीपी लाठी से पढ़ना। तो होप सो कि जो मैंने एग्जांपल और जो प्रोसेस है तुम्हें समझाया, तो ये चीज आपके लोगों की समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है, कोई इश्यू है तो तुम मुझसे अभी डिस्कस कर सकते हो। ओके, चलो अटेंडेंस लेता हूं मैं अभी। अक्षता माहेश्वरी, अक्षता माहेश्वरी प्रेजेंट सर। अक्षता पारसा प्रेजेंट सर। अनीशा, अनीशा यस सर। माया प्रेजेंट सर। ओके ओके अनुज
Present, sir. ओके, फैजान, Present. Present, sir. हेतल, Present, sir. मयंक, Present, sir. पूजा, Present, sir. प्राची, Present, sir. प्रांजल, Present, sir. प्रियांशी, Present, sir. रोशनी, Present, sir. ओके, उमेश, Present, sir. वगीशा, Present, sir. वैभव, Present, sir. वंदना, Present, sir. ओके, ये टीएम से किसका नाम है? ये टीएम से किसका नाम है? ये ओके, ठीक है। तो ठीक है बेटा, तुम अटेंड करो इनको, है ना। और कोई जैसे क्लासें रेगुलर अटेंड करनी है बेटा, क्लासें तुम्हें रेगुलर अटेंड करनी है। जो मैंने नोट्स तुम्हें बताए हुए हैं गूगल क्लासरूम पर, जो पीडीएफ डाला हुआ है ना नोट्स का, उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद जो लेक्चर में इसको गूगल क्लास, जो कॉलेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ना, मैं उस पर भी उसको अपलोड कर दूंगा। तो उस वीडियो लेक्चर को देखो, नोट्स को पढ़ो, और कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करो, ठीक है। Okay. ओके, थैंक यू। Welcome, sir. हाँ, एनी इशू? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ओके, ओके, थैंक यू।